पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जंतु विज्ञान क्या होता है समझते इस अध्याय में। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब जो भोजन को पचाते हैं उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। इसमें जटिल भोजन सरल पदार्थ में टूट जाता है। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है संबंधित पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आहार नाल के अंदर, एलिमेंट्री ग्लैंड कैनाल के अंदर यह मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुंह गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत और मलाशय तथा गुदा द्वारा आता है। तो कहाँ से आता है? पहले मुंह गुहा, फिर ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। संबंधित पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड, यह ग्रंथि भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत तथा पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। पाचन की क्रिया मुख्य गुहा से प्रारंभ होती है। तो पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख्य गुहा से। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। मुख्य गुहा, बकल कैविटी। मुख्य गुहा देखते हैं, बकल कैविटी। मुख्य गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान है जो मुंह के रास्ते से खुला होता है तथा जबड़े और ओठ के मध्य से बंद है। मनुष्य के दो जबड़ों में निचला जबड़ा गतिशील होता है और मुख गुहा के अंदर की ऊपर वाले हिस्से को तालू कहते हैं तथा पार्श्व लैटरल मसाल भाग को गाल कहते हैं। यूवला एक मुलायम वी आकार की संरचना है जो मुलायम तालू से नीचे की तरफ लटकते रहती है। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख्य गुहा से। मुख्य गुहा एक खाली जगह है जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य गुहा के फर्श पर एक मसाल मोटी रचना पाई जाती है जिसे जीभ कहते हैं। जीभ मुख्य गुहा से एक संरचना फिर नूमल के द्वारा जुड़ी होती है। फिरमन के द्वारा जुड़ी होती है। स्वाद का अनुभव करने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलियां, टेस्ट बाइट पाए जाते हैं जो मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा स्वाद का अनुभव कराते हैं। अब आते हैं लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि से प्रतिदिन 1-1.5 लीटर का संतरण होता है लार का पीएच मान 6.8 होता है जबकि इसका पीएच मान खाने के पूर्व और खाने के बाद 7.5 से लेकर 6.5 के मध्य परिवर्तित हो जाता है। सभी लार ग्रंथियां लार सैलिवरी स्राव करती हैं जिसमें 99 जल तथा 1% पाचन एंजाइम लाइसोजाइम और टाइलिन डाइस्टेट तथा म्यूलिन निकलते हैं। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? टाइलिन तथा डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च का पाचन करके उसे माल्टोज में परिवर्तित करते हैं। तो टाइलिन और डाइस्टेज एंजाइम को स्टार्च किस में परिवर्तित करता है? माल्टोज में।
मानव में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैट्यूटरी, सबलिंगुअल और सबलिंगुअल। अधोहनु पैट्री ग्लैंड, यह दोनों कानों के नीचे एक एक उपस्थित होती है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। जब पैरोट्री ग्रंथि, लार ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाती है, जिसे गलसुआ कहते हैं। अब जब पैरोटेट्री ग्रंथ लार जब उसमें विषाणु लग जाते हैं तो गलसुआ हो जाता है। रिमेंबर, सांप में पैरोटेट्री ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड, जहर की थैली का कार्य करती है। तो सांपों के अंदर जो पैरोटेट्री ग्रंथि है वो पॉइजन ग्लैंड, जहर का कार्य करती है। अधोमैक्युलस सब मैक्सिमली ग्लैंड, यह जबड़े के मध्य मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक एक उपस्थित होती है, जो व्हाटन नलिका द्वारा खोली जाती है। अधोजीभ सबलिंगुअल ग्लैंड, यह जीभ के दोनों ओर एक एक उपस्थित होती है, जो बार्थोलीन नलिका द्वारा खुली होती है। यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है। दांत, मुख्य गुहा के ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों पर दांत पाया जाता है। मनुष्य में दांत के 2 मुख्य भाग हैं, एक है शिखर क्राउन तथा एक है जड़। दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकलता है सिर या शिखर कहलाता है, तथा मसूड़ों के अंदर रहने वाले भाग को जड़ कहते हैं। सिर तथा जड़ के बीच दांत के पतले भाग को ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा। मनुष्य के दांत गर्द दंती थैकोडेंट होते हैं, अर्थात दांत जबड़ों की हड्डी में धसे होते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांतों के निर्माण में 85% योगदान कैल्शियम फास्फेट का होता है, 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का होता है। तो दांतों के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। प्रत्येक दांत के भीतर गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं। पहला लाइन, दांतों का क्षरण टूट फूट क्लोरीन की कमी के कारण होता है। तो क्लोरीन कमी क्या होता है? दांतों में टूट फूट होता है, जिसे दंत क्षय या फ्लोसिस नामक बीमारी कहते हैं। फ्लोसिस नामक बीमारी ये किसी कमी से होता है? क्लोरीन की कमी से। प्रत्येक दांत के भीतर गुहा को मज्जा गुहा पंप कैविटी कहते हैं। मज्जा गुहा में रक्त वाहिका तथा तंत्रिका पाई जाती है। मानव दांत का 2 परत होता है। बाहरी परत इनामेल कहलाता है, जबकि आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है। तो बाहरी परत क्या कहलाता है? इनामेल, और आंतरिक कहलाता है डेंटाइन। मज्जा गुहा के ऊपर दंत स्थिति डेंटिटी पाई जाती है। दांत का अधिकांश भाग दंत स्थिति की बनी होती है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम युक्त एक संयोजन ऊतक है। क्या ये कि कैल्शियम ऊतक संयोजन ऊतक है। दांत की ऊपरी परत इनामेल की बनी होती है। दांत की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? इनामेल की। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह 98 कैल्शियम लवण, कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसे फ्लोरीन मजबूत प्रदान करती है। फ्लोरीन क्या करती है? मजबूती प्रदान। इनामेल दांतों की रक्षा करता है।
डायफायोडेंट द्विबार दंती देखते हैं डायफायोडेंट। वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उन्हें डायोफाइडेंट कहते हैं। शुरुआत में निकले वाले दांत टूट जाते हैं और उसकी जगह पुनः नए दांत निकल आते हैं। इसे दूध का दांत मिल्क टीथ भी कहते हैं। इसकी संख्या 20 होती है। मोनोफायोडेंट होता है एक बार दांत आना। वैसे दांत जो जीवन में केवल एक बार निकलते हैं मोनोफायोडेंट कहलाते हैं, अर्थात एक बार टूट जाने के बाद उसकी जगह दूसरे दांत निकल आते हैं। इसे परमानेंट टीथ स्थायी दांत कहते हैं। जैसे अकल का दांत, इसकी संख्या 12 होती है। मानव के 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला है कृतक इंसीजर, दूसरा है रदनक कैनाइन, तीसरा है अर्धचर्णक प्रीमोलर, चौथा है चवर्णक मोलर। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृतक, रंधक, अर्धचर्णक, अग्रचर्णक और चवर्णक। इंसीजर कृतक, यह सबसे आगे वाले दांत होते हैं जिसे नोज टीथ कहते हैं। यह भोजन को काटने में काम आता है। मानव में इसकी संख्या 448 है। शाकाहारी जानवर में इंसीजर चौड़ा होता है। कैनिन रत्नक, इसे आइस टीथ भी कहते हैं। यह नुकीली होती है तथा भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करती है। मानव में इसकी संख्या 224 है। मांसाहारी जानवर में कैनाइन अधिक नुकीला होता है। तो कैनाइन सब में नुकीला किसमें है? मांसाहारी में। और शाकाहारी में क्या इंपॉर्टेंट है? इंसीजर, और मांसाहारी में कैनाइन। प्रीमोलर अग्रचर्णक, इसे चिक टीथ भी कहते हैं। यह भोजन को चबाने कार्य करता है। बच्चों में यह बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये प्रीमोलर नहीं पाया जाता। वयस्कों में इसकी संख्या 448 होती है। मोलर चवर्णक, इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विजडम टीथ। इसका भी कार्य भोजन को चबाना है। बच्चों में अंतिम मोलर नहीं पाया जाता। वयस्कों में इसकी संख्या 6-6-12 होती है। अर्थात 4 प्रकार में सर्वाधिक संख्या मोलर पाए जाते हैं। क्या पाए सर्वाधिक संख्या में? मोलर सबसे ज़्यादा। रिमेंबर, बच्चों में प्री मोलर का पूर्णतः अभाव होता है। प्री मोलर बच्चों में पाया नहीं जाता तथा अंतः मोलर नहीं पाया जाता। बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इसे 20 दांतों को दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट चुके होते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 20 और 52 दांत आते हैं। पक्षियों के चोंच का ही रूपांतरण होता है। पक्षियों के चोंच दांत का ही एक रूपांतरण होता है। हाथी का बाहर निकला दांत उसके जबड़े का 2 इंसीजर होता है। तो हाथी का जो दांत निकलता है वो इंसीजर है। क्या है वो? इंसीजर। अब डेंटल फार्मा देखते हैं। वयस्कों में 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 और बच्चों में क्या है? 2 1 0 2। दंत सूत्र दांतों का 1/4 भाग ही दिखाई देता है। जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होता। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सूअर तथा घोड़े में होता है। इसकी संख्या 44 है। तो स्तनधारी में सबसे ज़्यादा दांत किसमें पाया जाता है? सूअर और घोड़े में। मच्छर में 47 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 47। जबकि गाय और भेड़ में 32। ग्रास नली ओसोफेकस, ग्रास नली देखते हैं ओसोफेकस,
यह मुख्य गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक लंबी नली के समान होता है जो लार में मिले हुए भोजन को निगलने द्वारा प्राप्त होता है। इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती। तो ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं हो रही। मानव में यह 10 इंच लंबा होता है, जबकि जिराफ में यह सर्वाधिक लंबी होती है। ग्रास नली सबसे ज़्यादा किसमें होती है लंबी? जिराफ के अंदर। क्रमगुचन पेरिस्टोलिसिस क्रमगुचन के कारण भोजन ग्रास नली से अमाशय स्टमक में पहुंचता है। ग्रास नली व अमाशय के बीच एक वोल्व सिफ्कटर पाया जाता है जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। अमाशय पेट स्टमक यह थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे रोककर रखती है, जबकि आंतरिक दीवारें म्यूकोसों की बनी होती है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य, पार्श्व। तो अग्र भाग को बोलते हैं कार्डियक बोलते हैं अग्र भाग को। मध्य भाग को बोलते हैं फैडिडक और पार्श्व भाग को पाइलोरिया बोलते हैं। कार्डियक से हाइड्रोक्लोराइड निकलता है जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है तथा एंजाइम की क्रियाशक्ति को बढ़ा देता है। फीडडक बीच का भाग होता है जिसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे उजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उजी। यह भोजन को रोककर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते तो उर्जी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभने लगता है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसमें जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती तो उसे रोग को गैस्ट्रिस्ट कहते हैं। गैस्ट्रिक जम जाता है जब वो काम नहीं करता जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में मुख्य 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं: श्लेष्मा कोशिका, मुख्य कोशिका और भित्ति कोशिका। तो श्लेष्मा कोशिका, यह श्लेष्मा का म्यूकस का संतुलन करता है और मुख्य कोशिका पेप्टिक या जायोमोजिन सेल, यह पेप्सिनोज तथा पैरोरेनिक नामक एंजाइम का संतुलन करता है। पेप्सिनोज और पैरानिनिक। भित्ति कोशिका ओएक्स्टिक पेरिट्री सेल्स, यह हाइड्रोक्लोराइड का संतुलन करता है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? रेनिन तथा पेप्सिन। रेनिन दूध को दही में बदलता है, अर्थात दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम तथा कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। किसमें बदलता है? कैसिनेट में। कैसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो कैसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो सफ़ेद रंग होता है कैसीन के कारण और हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है।
तो पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करेगा और प्रोटीन को किसमें बदल देगा, पेप्टोज में। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। यह भोजन अब तक काइमिन का रूप ले लेता है। आंत। मनुष्य की आंत दो भागों में बटी होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। शाकाहारी में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे भोजन अवशोषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र मिल सके। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन का पाचन अवशोषण क्रिया होती है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 10 मीटर होती है। पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है पक्वाशय या ग्रहणी, ड्यूडेनम, अग्र सुदांत जैसुसुमीन और सुदांत लेमुइन, यकृत, लीवर। यह सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 केजी होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्से को पुनः निर्माण कर सकती है। यकृत में पीत का निर्माण होता है। यकृत में किसका निर्माण होता है, पीत का। अब आते हैं पित्ताशय, गोल ब्लैडर। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पीत आकर जमा रहता है, जिसमें पीत का निर्माण नहीं होता। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण होता है तो ठीक नहीं हो सकता, इसलिए इसे पित्ताशय को काटकर निकाल देते हैं। पित्ताशय को अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा बिना शल्य क्रिया के पित्ताशय की पथरी को गला देना लिथोट्रिप्सिन कहलाता है। तो लिथोट्रिप्सिन क्या है, पथरी को गलाना। किसके कारण, अल्ट्रासोनिक विकिरण के द्वारा। पित्त एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक है। पित्त रस गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। मानव में प्रतिदिन 600 मिली पित्ताशय स्रावित होता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है, क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। पित्त का पीएच मान 7.8 से लेकर 8.5 तक होता है। पित्त रस में कोई भी पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्त रस में पीत वर्ण बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट जैसे बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन आदि भी होते हैं। पित्त रस में उपस्थित 2 लवण सोडियम गलाइकोलेट तथा सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम गाइकोलेट तथा सोडियम टोकोलेट भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। इस क्रिया को पाचीकरण इमैलिसिफिकेशन कहते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण में भी पित्त रस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में वसा का पाचन सामान्य नहीं हो पाता। अब आते हैं यकृत और पित्ताशय, आहारनाल, अमाशय, अग्नाशय और वैली। तो इस द्वारा यहाँ से भोजन निकलता है और फिर यहाँ से जाकर वैली से निकल जाता है। पक्वाशय या ग्रहणी, ड्यूडेनम। ग्रहणी अक्षर यू अक्षर की भांति मुड़ी हुई रचना होती है। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। अमाशय के बाद भोजन काइमिन ग्रहणी में आता है।
जहाँ इसमें पित्त मिलता है यह क्षारीय बन जाता है। ग्रहणी में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, बल्कि इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, कोलेस्टिटोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेस्टिटोकाइनिन यह पित्ताशय के पित्त निकलने या स्वातित करने द्वारा उत्तेजित करता है तथा भोजन क्षारीय हो सके। सिक्रेटिन यह अग्नाशय को अग्नाशय रस पैनसिक्रेटिन जूस को स्वातित करने के लिए उत्तेजित करता है तथा भोजन को सरलता से पचा सके। रिमार्क देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इसे 3 को सामूहिक रूप से पूर्ण पाचन रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी आवश्यक को पचा सकता है। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइन में बदलता है। तो प्रोटीन को पचाकर से बदलता है पेप्टाइन में। इमाइलेज यह स्टार्च को शर्करे में तोड़ता है। इमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को शर्करे में। लाइपेज यह पित्त द्वारा पाचीकृत इमैलिफाइड वसा को तोड़कर गिलसोरी तथा वसा अम्ल फैस्टिक एसिड में बदल देता है। ट्रिक क्या है? अग्नाशय में एंजाइम का पूर्ण पाचन रस LAT लाइवेज, A से लाई, इमालेज और T से क्या होता है? ट्रिप्सिन। तो लाइवेज, इमालेज और ट्रिप्सिन। अर्ग शुद्धांत जैजुनम में पाचन की क्रिया नहीं होती। ग्रहणी के बाद भोजन जैजुनम में होता है और जैजुनम के बाद इलियम में जाता है। किसमें आता है? इलियम में। शुद्धांत छोटे आंत को दें। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है। यह छोटी आंत का क्या है? अंतिम भाग है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंतरिक रस इंस्टेंटिव जूस निकलता है। इन सभी आंत को सक्सस इंट्रिकस कहते हैं। निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। इरेप्सिन यह प्रोटीन के पाचन तथा प्रोटीन पेप्टाइन को अमीनो अम्ल में बदल देता है और यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। प्रोटीन भोजन को देखते हैं। प्रोटीन पेप्टोन अमाशय पेप्टाइन अमीनो एसिड में बदल देता है। मतलब प्रोटीन को पेप्टोन बदलता है पेप्टाइन में। पेप्टाइन से किस में बदलता है? अमीनो एसिड में। लाइपेज यह वसा का पाचन करता है तथा वसा को गिल्सरोल तथा वसा अम्लीय फैटी एसिड में बदल देता है। लाइपेज बराबर में वसा इक्वल टू में गिल्सरोल प्लस में वसीय अम्ल होता है। माल्टेज यह माल्टोज को पचाता है। माल्टेज किसको पचाता है? माल्टोज को। माल्टेज बताता है माल्टोज को। और लाइपेज वसा से ग्लोसिस में। और सुक्रेज सुक्रेज चीनी को पचाता है। किसको पचाता है? चीनी को। सुक्रेज चीनी को। और लैक्टेज लैक्टेज को पचाता है। छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे विली कहते हैं। विलाई अवशोषण चूसने का कार्य करती है। तो अंतिम भाग में क्या होता है? विलाई उंगली सुमा होता है। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है,
जिससे पाचन नहीं हो पाता। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त अमाशय के मांसपेशी में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे हमें नींद आने लगती है। छोटी आंत इलियम से भोजन निकलता है तो वह काइलम का रूप ले लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी और किंतु लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। इसमें विटामिन बी का निर्माण होता है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है, सिकम, विदांत कोलम और मलाशय रेक्टम। छोटी आंत के बाद भोजन सिक्रस में प्रवेश करता है। सिकम पेट में दाईं ओर होता है, जिससे नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडस यह हमारे शरीर में एक अवशोषण अंग है। यह सेलुलोज को पचाता है। यह जानवरों का मुख्य भाग है। रिमार्क, वैसे अंग को अवशोषण अंग कहते हैं जो शरीर में तो होते हैं किंतु काम नहीं आते। तो अवशेषी अंग वेस्टिएज कौन से अंग हैं? अपेंडिक्स, 3 मोलर, प्रीमोलर, पैना, कर्ण, बल, त्वचा, बाल। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को पूर्णतः काट देते हैं। सिकम के बाद कोलोन प्रारंभ होता है। सिकम के बाद क्या आता है? कोलोन। इसमें जल का अवशोषण होता है। कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है। कोलोन में क्या निर्माण होता है? म्यूकस, जो भोजन को चिपचिपा बना देता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुर्दे द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। पाचन की संपूर्ण क्रिया 5 भागों में बटी है। अंतःग्रहण, इंटरजेक्शन, भोजन को निगलने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। पाचन, डाइजेशन, भोजन पदार्थ का छोटे छोटे सरल पदार्थ में टूट जाना पाचन कहलाता है। अवशोषण, ऑब्जॉर्वेशन, पचे भोजन को पदार्थ को कोशिका जब सोख लेती है तो अवशोषण कहते हैं। स्वागीकरण, एसिमिलेशन, पचे भोजन पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वागीकरण कहते हैं। मल परित्याग, डिफेक्शन, पाचन के बाद पचे हुए अवशोषित पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को मल त्याग कहते हैं। नोट, मल का पीला भूरा रंग इसमें उपस्थित पीला रंग सटकोरबिलिन व यूरोबिलिन के कारण होता है। मल की बदबू इंडोला व सकेटोल नामक पदार्थ के कारण होता है। अवशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ यकृत, निर्वाहिका शिरा, हेपेटिक पोर्टल वेन्यू द्वारा यकृत में पहुंचती है, जहां उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। अवशोषण पदार्थ शारीरिक पदार्थ में परिवर्तन कर देता है, जिसे स्वागीकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। वन लाइनर देखते हैं क्या होता है। लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के। वसा का पाचन करने वाले लाइपेज नामक एंजाइम को किस अंग द्वारा साधित किया जाता है? यकृत द्वारा लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और
ग्लिसरोल। कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सिक्रेटिक होता है। पीत का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय, गोल ब्लैडर में। किस अंग में पोरटिस का पाचन पूर्ण है? छोटी आंत में। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रन होता है। लार की टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होती है? हल्के अम्लीय माध्यम से। अमाशय स्टमक की दीवार का पेशीय संकुचन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? कर्मागुचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पीत में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संचित होता है? ग्लाइकोजन में। किसमें होता है? ग्लाइकोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट शरीर में संचित। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? हाइड्रोक्लोराइड एसिड। मानव शरीर के किस संरचना में कृमिरूप परिकोशिका परिशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है? बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी यकृत ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पीलिया से कौन सा प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पादन ग्लूकोज का होता है। कोल्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। तो कोल्ड मछली के यकृत में कौन सा तेल पाया जाता है? विटामिन ए। लेगर-हैंस की द्वीपिका किस अंग में उपस्थित होती है? अमाशय, पैनक्रियाज में, अग्नाशय में, पैनक्रियाज में। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन्स के साथ साथ पाचन एंजाइम भी स्रावित होता है? अग्नाशय, पैनक्रियाज में। जठर ग्रंथि किस अंग में पाया जाता है? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइबिनोजन एवं पोरथोबीन। फाइबिनोजन तथा पोरथोबीन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हेपरिन। हेपरिन क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग में पड़ता है? यकृत। किडनी पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? यकृत। किडनी द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है यूरिया? किडनी द्वारा। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? जस्ता।